तो सेकेंड ईयर पीएचडी में सेकेंड ईयर पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर चैप्टर 6 है आपके पास, दिस इज़ लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की ज़बानें। तो उसको आज हम वन शॉट में मतलब एक ही जो है वो क्लास में 45 मिनट्स 1 आवर में इसको डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की ज़बानों के बारे में, ठीक है। आसान सा चैप्टर है इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है इसके बारे में, ठीक है। 2 चैप्टर्स में पहले अपलोड 3 चैप्टर्स पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं पीएचडी के ना अपने चैनल पर। उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान है, इस तरह से, फिर बाकी लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये लेक्चर मैं अभी आपकी क्लास में डिलीवर कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा एक साथ सेकेंड ईयर का। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, ये ज़बान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सवाल तो ये होता है कि ज़बान किसे कहा जाता है, कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। तो इट इज़ थ्रू द मीडियम ऑफ अ लैंग्वेज दैट वी कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर। तो लैंग्वेज क्या है, ज़बान क्या है, ज़बान एक मीडियम है, एक मीडियम है बाय विच वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स को, अपने ख़यालात को, अपने एहसासात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए मैं एक ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है। नॉन वर्बल तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है, जब हम अपने कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करें, जैसे अपने एक्शंस के थ्रू मैं आपको कुछ समझा दूँ, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और वर्ड्स को किसी पैटर्न में बोला जाना ज़रूरी होता है, और वही पैटर्न कहलाता है लैंग्वेज या ज़बान। तो दुनिया में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, ठीक है। तो उनमें से पाकिस्तान की जो ज़बानें हैं तो वो हम इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, दुनिया में तो मोर देन 6,000 से ज़्यादा ज़बानें दुनिया में बोली जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 30+ लैंग्वेजेस, 30 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की ज़बानों को हमें डिस्कस करना है। ज़बान क्या होता है, असल में एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक पहुँचाने का। बात समझ में आ गई कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो हमें ये बात हम सब जानते हैं कि उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू जो है पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की। एंड पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, वरना तो और किसी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज उर्दू नहीं है। और देयर आर अबाउट 30 लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में लगभग 30 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें से जो बड़ी ज़बानें हैं वो है जैसे उर्दू है, उर्दू के अलावा रीजनल लैंग्वेजेस कुछ हैं, इलाकाई ज़बानें हैं, जैसे बलोची, ब्राहवी, कश्मीरी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, ये सब ज़बानें भी हमारे पास पाकिस्तान में बोली जाती हैं। इसके अलावा भी ज़बानें हैं जैसे बल्ती लैंग्वेज है, हिंदको है, ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस भी पाकिस्तान में बोली जाती हैं। तो ये सारी कुछ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस में से एक है, मशहूर ज़बानों में से एक है। तो आप उर्दू मीडियम से तो नहीं है, तो वरना उर्दू मीडियम के लिए मैंने राइट हैंड पे लिखा था कि वो उसी की ट्रांसलेशन है जो यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि आप सब इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर आपको मैं डायरेक्ट यही बताऊँगा यहाँ पर जो है, ठीक है। क्योंकि पीएचडी कुछ बच्चे उर्दू में लेते हैं और कुछ इंग्लिश में लेते हैं, मेजोरिटी इंग्लिश में लेती है वैसे, क्योंकि 9th में आपने इंग्लिश में पढ़ा होता है, दैट्स वाई। सबसे पहले उर्दू को डिस्कस कर देंगे जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, कौमी ज़बान है। तो उर्दू इज़ लिंगवा फ्रांका इन पाकिस्तान। लिंगवा फ्रांका किसे कहते हैं, मेजर लैंग्वेज। किसी भी कंट्री में जो सबसे बड़ी बोली जाने वाली ज़बान होती है उसको लिंगवा फ्रांका कहा जाता है, फ्रेंच वर्ड है ये, लिंगवा फ्रांका। तो पाकिस्तान का जो लिंगवा फ्रांका है वो क्या है, उर्दू है, क्योंकि सबसे मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान उर्दू है पाकिस्तान में, ठीक है, जो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है पाकिस्तान के अंदर। उर्दू, जैसे आप भी उर्दू बोलना जानते हैं, मैं ख़ुद भी उर्दू बोलता हूँ, ठीक है। तो उर्दू के मतलब क्या होते हैं, उर्दू मीन्स एन आर्मी कैंप इन टर्किश। उर्दू का मतलब, उर्दू जो है ना वो टर्किश लैंग्वेज से निकला है, और उसका नाम, और उर्दू के मतलब होते हैं आर्मी कैंप, मतलब आर्मी का खेमा, लश्कर। उर्दू के से लश्करी ज़बान भी कहा जाता है। उर्दू के उर्दू जो वर्ड है, उर्दू के मतलब क्या होते हैं, उर्दू के मतलब होता है आर्मी कैंप, आर्मी का खेमा। तो ये नाम किस वजह से इसका जनरेट हुआ, तो आगे जाकर इसको डिस्कशन हम करेंगे कि किस तरह आर्मी कैंप इसका नाम क्यों पड़ा, उर्दू के स्टार्टिंग कहाँ से, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊँगा। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है रीजनल लैंग्वेज में तो आप उसमें लिख सकते हैं।
इन द बिगिनिंग इट वॉज कॉल्ड हिंदवी, हिंदी और हिंदुस्तानी। शुरुआत में उर्दू ज़बान को हिंदवी बोला जाता था या हिंदी या हिंदुस्तानी कहा जाता था स्टार्टिंग में। आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम रेख्ता, मतलब शुरू में इनकी ये हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी यह नाम था उर्दू ज़बान का, और बाद में ये क्या बन गया, रेख्ता। बाद में उसको रेख्ता कहा जाना शुरू किया गया। रेख्ता के मतलब क्या होते हैं, रेख्ता के मतलब होता है डेवलप्ड, मतलब जब उर्दू ज़बान थोड़ी डेवलप हो गई तो उसका नाम हिंदुस्तानी, हिंदवी, हिंदी से चेंज होके रेख्ता हो गया। एंड लेटर इट बिकेम उर्दू मोहल्ला, और बाद में उर्दू का नाम तब्दील होकर उर्दू मोहल्ला हो गया। उर्दू मोहल्ला का मतलब द मोस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज, मतलब जो सब और ज़्यादा डेवलपमेंट आई उर्दू में तो उर्दू मोहल्ला हो गई। एंड नाउ ओनली उर्दू, अब सिर्फ हम उसको उर्दू कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट एराज आए हैं। पहले एंग्लो सेक्सन इंग्लिश थी, फिर मिडिल इंग्लिश हुई, फिर मॉडर्न इंग्लिश आई। उर्दू में भी पहले हिंदी थी ज़बान, पहले हिंदी कही जाती थी, उसके बाद उसका नाम हो गया रेख्ता, फिर हो गया उर्दू मोहल्ला, अब सिर्फ उर्दू बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हिस्ट्री में आपको बता रहा था कि उर्दू की ज़बान के नाम अलग अलग तरह से तब्दील होते गए, चेंज होते गए। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, समझ में आ रही है? तो पीएचडी के लेक्चर्स तो वैसे काफ़ी आसान होते हैं, केमिस्ट्री वगैरह जैसे इतने टफ नहीं होते, नॉर्मल पढ़ते हैं, समझ में आता है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो द रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स आर, उर्दू का जो नुमाइंदा और मशहूर शायर है उनमें से एक है अमीर खुसरो, जो बहुत मशहूर है और डाइड 1325 AD 1325 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। और पहले शायर भी उर्दू के कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो वॉज द फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड इट्स हिंदवी फेस, जो पहला फेस आया था ना हिंदवी, उसमें अमीर खुसरो उसके शायर थे। वो पहले शायर भी यही थे उर्दू ज़बान के, अमीर खुसरो। ठीक है, पोएट मुसहफ़ी ऑफ इट्स रेख्ता फेस। फिर जब दूसरा फेस आया उर्दू का, रेख्ता जब उसको कहा गया, तो मुसहफ़ी नाम के शायर, ये सबसे बड़े शायर थे उस दौर के। उसके बाद उर्दू मोहल्ला जब वो दौर आया तो उस वक्त गालिब, मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़, ठीक है, ये दो शायर जो है ना उर्दू मोहल्ला के फेस के बड़े शायर थे। ठीक है, तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और ये ज़ौक़ जो शायर थे, इनका नाम है। ठीक है, तो ये दो उर्दू मोहल्ला के शायर थे बड़े, मतलब हर दौर में बड़े शायर रहे हैं। जैसे हिंदवी फेस में अमीर खुसरो, और उसके बाद रेख्ता फेस के अंदर मुसहफ़ी, और उर्दू मोहल्ला जब शायरी थी उस वक्त मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ जो शायर थे। ये ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब इनके तखल्लुस हैं। ठीक है, इनके टाइटल से उस नाम से था, मतलब ये मशहूर शायरों के नाम बता देने हैं कि जो उस दौर के मौजूद थे। ठीक है, अलग अलग फेसेस के अंदर। अब हिस्ट्री बताता हूँ उर्दू ज़बान की कि 1647 में 1647 में शाहजहाँ कौन थे? शाहजहाँ वॉज द मुग़ल एम्पायर। शाहजहाँ एक मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल बादशाह थे, और शाहजहाँ जो है वो फादर थे औरंगज़ेब आलमगीर के और बेटे थे जहांगीर के। ठीक है, नूरुद्दीन जहांगीर के बेटे थे शाहजहाँ। शाहजहाँ एक मुग़ल बादशाह थे और इन्होंने आगरा के अंदर ताजमहल, आपने सुना होगा, ताजमहल आगरा के अंदर शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। ठीक है, तो 1647 में शाहजहाँ ने अपना कैपिटल, अपना दारुल खुलाफा आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर लिया। पहले वो आगरा लेकर गए, आगरा जब ताजमहल बनवाया उन्होंने, फिर आगरा से उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। अब दिल्ली कहा जाता है, पहले इसको दिल्ली कहा जाता था। ठीक है, तो अब इसको दिल्ली कहते हैं, न्यू दिल्ली भी कहा जाता है। अ बाज़ार वॉज मेनली रिजर्व फॉर द आर्मी, तो दिल्ली के अंदर क्या था, एक बाज़ार था जो आर्मी के लिए रिजर्व था, जिसमें आर्मी वगैरह आते थे, फ़ौज आते थे, एंड सम सेलेक्टेड फंक्शनरीज ऑफ गवर्नमेंट, या हुकूमत के कुछ काम वहाँ हुआ करते थे। द एम्परर नेम्ड दिस बाज़ार एज उर्दू मोहल्ला बाज़ार। तो एम्परर ने, जो शाहजहाँ थे, उन्होंने इस बाज़ार का नाम उर्दू मोहल्ला बाज़ार रख दिया। अब वहाँ क्या था, डिफरेंट कंट्री से लोग आया करते थे, मतलब अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्री, टर्किश और इधर उधर के अलग अलग तरह के लोग उस बाज़ार के अंदर आया करते थे। तो क्या हुआ कि उनकी मिलाप से, उनके मिलने जुलने से एक अलग तरह की ज़बान वहाँ बन गई दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाज़ार में। उसी ज़बान को जो है उर्दू का नाम दिया गया, और फिर वही उर्दू ज़बान। इसलिए उर्दू के मतलब होते हैं लश्कर, या उर्दू के मतलब होते हैं आर्मी कैंप। चूँकि दिल्ली के अंदर जो एक बाज़ार था तो उसके अंदर फ़ौज वगैरह अक्सर आया करते थे,
डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑफ का, तो उनकी तो हर कंट्री के थे, तो अरबी, फ़ारसी, टर्किश, हर तरह के ज़बानों के अल्फाज जब मिले तो फिर वो उर्दू ज़बान तश्कील पाए। तो उर्दू असल में मिक्सचर ऑफ अ लैंग्वेज है। तो ज़बान कभी बनती नहीं है, ज़बान एक इंसान नहीं बनाता, बल्कि बहुत से लोग मिलकर एक ज़बान को कन्वर्ट बनाते हैं, मतलब वो अलग अलग ज़बानों के अल्फाज मिक्स हो जाते हैं। इसलिए लगभग हर ज़बान के अंदर आपको कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, मिलते जुलते अल्फाज मिलते हैं हर ज़बान के अंदर। वजह यह है कि ज़बान एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कन्वर्ट हो रही होती है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब जो है वो बता रहे हैं कि उर्दू ज़बान में कौन बड़े बड़े शायर गुजरे हैं। तो मिर्ज़ा सौदा, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द, नाम सुना होगा उर्दू में आपने इनका। तो मिर्ज़ा सौदा थे, मीर तकी मीर थे। तो मीर तकी मीर जिनका जो लक़ब है वो क्या है? मीर तकी मीर का लक़ब क्या है? मीर तकी मीर खुदाए सुखन, तो खुदाए सुखन इनका जो है वो लक़ब है मीर तकी मीर का। और मीर दर्द तो सूफियाना शायरी किया करते थे, सूफ़ी शायर थे। उन्होंने उर्दू ओड्स लिखे। ओड किसे कहा जाता है? ओड गज़लों को कहा जाता है। उर्दू गज़ल उर्दू में लिखा जाता है ना, तो गज़ल को ओड कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उर्दू ओड्स लिखे उन्होंने, उर्दू गज़लें लिखी। जैसे इंग्लिश के अंदर हमने पढ़ा था जॉन कीट्स ने ओड्स लिखे, तो इंग्लिश की गज़लें जॉन कीट्स ने लिखी। और उर्दू गज़लें मीर तकी मीर, सौदा, मीर दर्द, ख्वाजा मीर दर्द इन्होंने लिखी। एलिजी ऑल्सो गेन इंपॉर्टेंस एंड पॉपुलरिटी अंडर पोइट्स अनीस एंड दबीर। एलिजी किसे कहते हैं? एलिजी का मतलब होता है मरसिया। मरसिया मतलब किसी की मौत पर लिखा जाता है, किसी की वफ़ात पर लिखा जाता है मरसिया। तो मरसिया ने भी इंपॉर्टेंस हासिल की, पॉपुलरिटी हासिल की दो शायरों के ज़ेर असर। एक तो मीर अनीस थे, मीर अनीस इनका लक़ब था, मीर अनीस, जिन्होंने हंस नामा लिखा था, अगर आपने कभी पढ़ा है तो वो मरसिया था। और दबीर भी जो है वो क्या थे? एक शायर थे जो मरसिया निगारी किया करते थे, मरसिया लिखा करते थे। तो शायरों में गज़ल लिखने वालों में सौदा, मीर तकी मीर, दर्द मशहूर है, जबकि मरसिया निगारों में उर्दू ज़बान में मीर अनीस हैं और दबीर हैं। ये दो शायर जिन्होंने मरसिया लिखा। या मरसिया में क्या होता है कि डेथ के बारे में किसी इंसान की बताया जाता है, किसी की मौत के बारे में। एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के शुरू में, मतलब सन 1800 जब शुरू हुआ, उर्दू प्रोज डेवलप्ड अलॉन्ग साइड पोट्री। तो उर्दू शायरी के साथ उर्दू प्रोज मतलब किसे कहते हैं? नसर, मतलब पोइट्री। पहले उर्दू ना शायरी सिर्फ उर्दू में की जाती थी, पहले उर्दू में जस्ट शायरी लिखी जाती थी बस, उर्दू में कोई पोइट्री वगैरह नहीं लिखी जाती थी। तो उसको पोइट्री लिखी जाती थी, प्रोज वगैरह नहीं लिखे जाते, कहानियाँ नहीं लिखी जाती थी। 1800 में क्या हुआ कि उर्दू में चैप्टर्स भी लिखे जाने शुरू किए गए, उर्दू में कहानियाँ भी लिखी जानी शुरू की गई शायरी के साथ साथ। तो उनमें से एम्पायर शहनशाह बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा गालिब वर द आउटस्टैंडिंग पोइट्स ऑफ दिस पीरियड। मिर्ज़ा बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा गालिब सन 1800 के दौर के बेहतरीन शायरों में से एक हैं। मिर्ज़ा गालिब को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जिन्होंने मशहूर शायरी की है और काफ़ी सारी शायरी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की मशहूर है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इस तरह की शायरी बहुत सारी है। दीवान गालिब इनकी शायरी का पूरा मजमुआ है। बहादुर शाह ज़फ़र, तो बहादुर शाह ज़फ़र ही वॉज द लास्ट मुग़ल एम्पायर। अगर आपको पता है तो ये आखिरी मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र। इनके बाद मुग़ल सल्तनत का ज़वाल हो चुका था। 1857 में आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था हिंदुस्तान पे। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो फिर उनको जिला वतन कर दिया गया था रंगून में, लेकिन उन्होंने भी शायरी की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शायरी लिखी बहादुर शाह ज़फ़र ने। तो जैसे इनकी एक नज़म है कि एक शेर आपने पढ़ा होगा, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए तो इंतज़ार में, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। तो अपने मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर उनको दफन नहीं किया गया था, अंग्रेज़ों ने उनको जिला वतन कर दिया था रंगून बर्मा का कैपिटल है, तो वहीं पर उनका मज़ार है बहादुर शाह ज़फ़र का, जो कि एक असल में बहादुर शाह ज़फ़र जो कि एक मुग़ल एम्पायर थे और साथ में एक शायर भी थे, आखिरी मुग़ल बादशाह थे। ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है। तो मैं भी खुद को PhD का टीचर नहीं हूँ एज इट इज़, बट जो सिंपल हिस्ट्री है तो पता होनी चाहिए, हर किसी को पता होनी चाहिए, ठीक है। बिसाइड्स पोइट्री द कंट्रीब्यूशन टू गालिब टू उर्दू प्रोस इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट। शायरी के साथ साथ गालिब की खिदमात नसर के लिए वो भी
कोई इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत मशहूर बात है वो, बहुत मशहूर नसर भी उन्होंने लिखा। गालिब के खतूत आपने कभी पढ़े होंगे कि गालिब की मकतूब निगारी जो उनकी थी, लेटर राइटिंग जो वो किया करते थे, तो वो उनकी असल में प्रोज थी, वो उनकी नसर थी। तो गालिब ने शायरी तो लिखी ही, साथ में उसके साथ नसर निगारी भी की, प्रोज भी लिखा, चैप्टर्स भी उन्होंने लिखे, ठीक है, खतूत लिखे ख़ास तौर पे, वो बड़े मशहूर है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। तो 19वीं सदी में बताया गया सन 1800 में आने के बाद इस तरह से उर्दू में दो बड़े शायर पैदा हुए, बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा गालिब। क्लियर है यहाँ तक बात। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस अकर्ड इन साउथ एशिया। जंग आज़ादी के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी, जब मुगल्स की ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई थी, इसी को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली द वॉर बिटवीन ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स, है ना भाई। तो इस 1857 में क्या हुआ था कि मुगल्स को शिकस्त हुई थी और ब्रिटिश जीत गए थे और पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट तो बहुत से सियासी और समाजी तब्दीलियाँ आई जनूबी एशिया में उस दौर में। सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश्ड अलीगढ़ कॉलेज। उसी दौरान क्या हुआ, आप जानते हैं इनको, सर सैयद अहमद ख़ान, बहुत नाम सुना है आपने इनका बचपन से। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया अलीगढ़ कॉलेज। चूँकि 1857 में चूँकि ब्रिटिश ने मुसलमानों से हुकूमत हासिल की थी, तो उन्होंने मुसलमानों को ही कसूर ठहराया था कि भाई मुसलमानों की वजह से ही बगावत हुई थी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसलिए मुसलमानों को बहुत पीछे रखा गया। तो सर सैयद ने कहा था कि भाई इसलिए मुसलमानों का ही फैसला नहीं था, बल्कि हिंदू भी इसमें पेश थे। तो सिर्फ मुसलमानों पर सारी सहुबतें या उनको हार्डशिप्स को झेलनी पड़ रही हैं। तो इसी बिहाफ पर उन्होंने मुसलमानों को तालीम देने के लिए, उनको भी लगा था मुसलमान पीछे इसलिए हैं कि वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं कर रहे, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, इसकी बुनियाद डाली थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। बाद में जाकर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। सर सैयद एंड इट्स कॉम्पेट्रियोट्स एडेड अ न्यू हॉराइजन टू उर्दू। सर सैयद और उनके कम्पेट्रियोट्स ने, उनके हमवतनों ने, उनके हम असर जो थे, कॉम्पेट्रियोट्स मतलब उनके हम असर जो उनके दौर में और लोग थे, एडेड अ न्यू हॉराइजन टू उर्दू। उन्होंने उर्दू को एक नए उफक पर पहुँचा दिया, एक नए आसमानों, नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया सर सैयद ने और उनके बाद के आने वाले लोगों ने। मौलाना हाली, ये लोग सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फेमस मुसद्दस लिखी, मुसद्दस हाली जिसको कहा जाता है, ये नज़मों की किताब थी मौलाना हाली की, मुसद्दस हाली जिसको कहते हैं, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी, जो शायर भी थे और साथ में नसर निगार भी थे। मौलाना शिबली या मौलाना शिबली नोमानी जिनको हम कहते हैं पूरा नाम, उन्होंने इंटरप्रेटेड इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख़ के बारे में लिखा। सबसे जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत मशहूर जो है वो मौलाना शिबली की लिखी हुई है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसको पूरा नहीं किया था, लेकिन मतलब लिख ही रहे थे, वफ़ात पा गए थे। तो उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया था, सीरतुन्नबी को मुकम्मल किया था। आप जानते हैं उनका नाम, मौलाना शिबली के वो कौन से स्टूडेंट थे जिन्होंने सीरतुन्नबी को मुकम्मल किया, नहीं जानते? सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है। तो सैयद सुलेमान नदवी का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सीरतुन्नबी को मुकम्मल किया था इनकी वफ़ात के बाद, रहलत के बाद। ये भी अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के ही पढ़े हुए थे। अल्लामा इकबाल केम टू बी नोन एज पोएट ऑफ द ईस्ट। इसी दौर में फिर बाद में अल्लामा इकबाल आए। अल्लामा इकबाल के बारे में तो हर कोई जानता है, जिनको मशरिक़ के शायर मशरिक़ कहा जाता है, तो पोएट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो 1857 के बाद इस तरह से मशहूर लोग हैं, सर सैयद आए, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली आए, मौलाना शिबली नोमानी आए और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल आए, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा फिर, ये सारे इस दौर के बारे में जो ये सारे आए यहाँ पर। मैं आपको उसके PDF भेज दूँगा, तो आप उसके थ्रू याद कर लेना। बताओ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझा हुआ होगा तो ज़्यादा इसलिए आप उसको याद कर लोगे PST में भी। आफ्टर द डेथ ऑफ इकबाल, अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट बिगेन इन उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो गई। प्रोग्रेसिव कैसे कहते हैं? प्रोग्रेसिव मतलब होता है तरक्की पसंद तहरीकें शुरू हो गई। जब लिबरल व्यूज़ और इस तरह से सेकुलर व्यूज़ जो हैं वो आने शुरू हो गए, किसके अंदर भाई? शायरी के अंदर, नज़म और नसर के अंदर। इकबाल की डेथ के बाद एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट उर्दू के अंदर जो है तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो गई उर्दू अदब में। रेशनलिज्म डोमिनेटेड दिस एज। इस एज में रैशनलिज्म को गुलबा हासिल था। रैशनलिज्म किसे कहते हैं? अकल परस्ती या अकल पसंदी। अकल पसंदी से मुराद होते हैं कि मंतकी सोच, मतलब लॉजिक्स को यूज़ किया जाता था
रेशनलिज्म आ चुकी थी कि इंसान लॉजिक को इस्तेमाल करके हर चीज़ के बारे में बात किया करता था कि लॉजिकली ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। इसको रेशनलिज्म कहा जाता है। रेशनैलिटी पे जब हम बिलीव करते हैं, मंतिक को इस्तेमाल करते हैं, अकल को इस्तेमाल करते हैं, तो अकल को इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा। और मुंशी प्रेमचंद, गुलाम अब्बास एंड अदर्स वर द रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स ऑफ दिस एज। अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद उसके बाद इस तरह के राइटर्स आए हमारे पास। मुंशी प्रेमचंद आए जिन्होंने ड्रामे, जिनके अफसाने बड़े मशहूर हैं। मुंशी प्रेमचंद के हिंदू थे ये। और साथ में गुलाम अब्बास जो ड्रामेटिस्ट थे बहुत बड़े, गुलाम अब्बास। तो वो राइटर्स हमारे सामने, ये तरक्की पसंद थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स थे। मतलब वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से था, वेस्टर्न लिटरेचर को अपनाते हुए उस तरह से वो उर्दू लिटरेचर लिखा करते थे, जिसमें लिबरल व्यूज़ का ख़ास तौर पे उसके बारे में बात की जाती थी। ठीक है, तो ये इस तरह से अल्लामा इकबाल की डेथ के बाद ये दो राइटर्स का नाम याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद, गुलाम अब्बास है, ये प्रोग्रेसिव राइटर थे। क्लियर है? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, अ फ्री एटमॉस्फेयर वॉज डेवलप्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। पाकिस्तान आखिरकार उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान कायम हो गया 1947 में, और पाकिस्तान की नेशनल ज़बान क्या डाल दी गई, उर्दू नेशनल ज़बान बना दी गई। तो अब एक आज़ाद फ़िज़ा मौजूद थी उर्दू की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तो संस्कृत ज़बान भी थी। हिंदू चाहते थे संस्कृत ज़बान जो है ना उसको तरवीज हासिल हो, वो डेवलप हो, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज को, वो उर्दू लैंग्वेज को वो नहीं चाहते थे डेवलप करना। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू कंसिडर की गई, तो एक आज़ाद माहौल मिल गया उर्दू को पनपने का और उसको प्रोग्रेस करने का। और फिर उसके बाद और बड़े बड़े शायर इसके अंदर हैं, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ आए, ठीक है, जो बहुत बड़े शायर थे पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद जो आए, जिन्होंने बहुत सारी शायरी वगैरह लिखी। ठीक है, जैसे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है हम देखेंगे। तो वो उस तरह की नज़में लिखी गई, प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद नज़में लिखी गई। उसके बाद मॉडर्न उर्दू की शुरुआत होती है जो आज तक चलती है। तो ये उर्दू के बारे में मैंने उर्दू की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताई कि उर्दू कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक कितने एराज से गुजरते हुए आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये उर्दू के हवाले से आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सेकेंड लैंग्वेज में हम पाकिस्तान की आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पश्तो। पश्तो लैंग्वेज या पश्तो ज़बान। पश्तो ज़बान की, पश्तो इज़ द लैंग्वेज ऑफ KPK एंड नॉर्थ बलोचिस्तान। पश्तो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है ना, भी सरहद में बोली जाती है, और बलूचिस्तान में भी पश्तो ज़बान बोली जाती है। बट नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान जो क्वेटा वगैरह का साइड है ना, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी पठान होते हैं और पश्तो बोलते हैं। द पीपल हु स्पीक दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड पश्तून और पख्तून। जो लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है, पश्तून कहा जाता है, या फिर पख्तून उनको कहा जाता है। उनका सूबा तभी तो खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, तो पश्तो बोलने वाले पश्तून या फिर पख्तून कहलाते हैं। पठान्स भी कहते हैं इनको। पश्तो बिगेन 5000 ईयर्स अगो इन बैक्ट्रिया। पश्तो ज़बान 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पहले बैक्ट्रिया से शुरू हुई। बैक्ट्रिया क्या था, नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान। ये अगर इस नक्शे में देखेंगे तो ये बैक्ट्रियन किंगडम है, एक अफगानिस्तान के नॉर्थ में। अफगानिस्तान के नॉर्थ में एक इलाका था पूरा, बैक्ट्रिया उसको कहा जाता था, जिसको बख्तर अब कहा जाता है, बख्तर अफगानिस्तान में। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। फॉर्मली दिस लैंग्वेज वाज कॉल्ड बख्तो और पख्तो। ठीक है, अच्छा, चूँकि पश्तो ज़बान 5000 साल पहले बख्तर से स्टार्ट हुई, इसलिए इस ज़बान को पहले बख्तो कहा जाता था वहाँ पर। फिर बख्तो से ये ज़बान फिर पश्तो हो गई। ठीक है, तो पहले बख्तो था, फिर जो है वो फिर इस तरह से पख्तो या पश्तो ज़बान फिर बाद में हो गई। ठीक है, तो ये ज़बान इस तरह से नेम इस तरह से पश्तो ज़बान का पश्तो नाम क्यों पड़ा ये मैं बता रहा हूँ। चूँकि पहले उसका नाम पश्तो, पहले उसका नाम जो बख्तो था बख्तर की वजह से, बैक्ट्रिया जो रीजन था उसकी बुनियाद पर 5000 साल पहले ये ज़बान स्टार्ट हुई। तो नक्शे में मैंने आपको दिखाया कि बैक्ट्रिया कहाँ पर मौजूद है। क्लियर है यहाँ तक? द फर्स्ट पश्तो बुक वॉज रिटन इन 8th सेंचुरी, पत्ता खजाना, ग्रैंड ट्रेजर। ये सब MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इसी लिहाज से पॉइंट वाइज बनाया था कि MCQs आपका कोई गलत ना हो सके PhD के अंदर, क्योंकि इंग्लिश में तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि गलत ना हो, और चीज़ बता देता हूँ। PhD में भी कोशिश करेंगे गलत ना हो कोई भी। तो द फर्स्ट पश्तो बुक वॉज रिटन इन 8th सेंचुरी, पत्ता खजाना। पहली पश्तो किताब कौन सी लिखी गई? पत्ता खजाना उसका नाम था, 8वीं सदी में लिखी गई, 8th सेंचुरी में। पत्ता खजाना मतलब क्या होता है? ग्रैंड ट्रेजर, एक बड़ा खजाना। पश्तो ज़बान में पत्ता खजाना कहेंगे। अमीर करोड़ो इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पोएट ऑफ पश्तो। एक तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो उर्दू ज़बान के पहले शायर, और अगर पश्तो ज़बान के पहले शायर कहा जाए, फर्स्ट पोएट कहा जाए, तो अमीर करोड़ो इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पोएट ऑफ पश्तो। सैफुल्लाह डेवलप्ड पश्तो अल्फ़ाबेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ महमूद गजनवी।
अच्छा, पश्तो के जो अल्फ़ाबेट्स थे, हरूफ तहज्जी, उसको जिस शख्स ने इन्वेंट किया उसका नाम था सैफुल्ला। और किस दौर में किया? ड्यूरिंग द रीन ऑफ महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी का राज था। महमूद गजनवी आप जानते हैं, ये एक बादशाह थे, एम्परर थे, गजनी से आए थे, अफगानिस्तान के शहर थे महमूद गजनवी, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर भी फतह किया था और हिंदुस्तान पर अच्छे खासे हमले किए थे। महमूद गजनवी, और बहुत बड़े इस्लामिक कॉन्करर थे, ये इस्लामिक फातेह थे। तो महमूद गजनवी के दौर में क्या हुआ? पश्तो लैंग्वेज, पश्तो की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आए, और किसने बनाया? सैफुल्ला जो एक थे शख्स, उन्होंने किया। खुशहाल खान खटक, इनका नाम शायद आपने कभी सुना होगा। खुशहाल खान खटक 1613 में पैदा हुए और 1691 में इनकी वफ़ात हुई। इज़ द ग्रेट पोइट ऑफ पश्तो। और कहा जाए कि पश्तो के सबसे बड़े शायर कौन थे, तो पश्तो के जो सबसे बड़े शायर थे वो थे खुशहाल खान खटक। ठीक है, तो वो सबसे बड़े शायरी ये किया करते थे। अनदर प्रोमिनेंट पोइट ऑफ पश्तो इज़ रहमान बाबा। एक और मशहूर शायर का नाम याद रखें पश्तो ज़बान के, उनका नाम है रहमान बाबा। सूफ़ी शायरी वगैरह ख़ास तौर पे ये किया करते थे पश्तो में। तो 4 नाम मैंने रेड कलर से लिख दिया MCQs के हवाले से, और एक पश्तो किताब का नाम पत्ता ख़जाना है। अमीर करोड़ों पहले शायर थे पश्तो के। सैफुल्ला ने क्या किया भाई? पश्तो अल्फ़ाबेट्स को इन्वेंट किया महमूद गजनवी के दौर में 8वीं सदी में। खुशहाल खान खटक सबसे बड़े शायर हैं पश्तो लैंग्वेज के, और रहमान बाबा दूसरे एक बड़े शायर हैं पश्तो लैंग्वेज के। क्लियर है? ये पश्तो ज़बान सारी कंप्लीट, बस ज़्यादा नहीं याद रखना, चूँकि ज़ाहिर सी बात है हमारी ज़बान तो नहीं है, बट याद तो करना है, पेपर में तो आएगा, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है। बुक के मैंने हर मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डाल दिया आपके, कि भाई क्या क्या चीज़ें बुक में मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, तो वो चीज़ डाल दी गई। उसके बाद सिंधी लैंग्वेज आ गई, सिंधी ज़बान, तो जो कि सूबे सिंध की ज़बान है, सिंध में बोली जाती है। सिंधी वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वॉज ट्रांसलेटेड बाय आखुंद अजीज़ुल्लाह। सिंधी वो पहली ज़बान थी जिसमें होली कुरान का तर्जुमा किया गया। मुक़द्दस कुरान पाक अरबी में लिखी गई, अरबी में ही नाजिल हुई। अरबी से जब जिस पहली ज़बान में इसका तर्जुमा हुआ ना, तो वो सिंधी ज़बान है। इससे पता लगता है कि सिंधी भी बहुत पुरानी ज़बान है। और किसने सिंधी ज़बान में तर्जुमा किया? आखुंद अजीज़ुल्लाह ने। आखुंद तो आपको पता है ना कि एक आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा प्रोफेशंस चैप्टर में इंग्लिश में, वन सिंधी वर्ड फॉर टीचर इज़ आखुंद। इट केम फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड ख़ानदान विच मीन्स टू रीड। प्रोफेशंस में था ना ये, टीचिंग के अंदर, कि सिंधी ज़बान में उस्ताद को, टीचर को आखुंद कहा जाता है। तो आखुंद अजीज़ुल्लाह, शायद उस्ताद थे कोई, उस्ताद अजीज़ुल्लाह, उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सिंधी ज़बान में इन्होंने ट्रांसलेट किया था होली कुरान को, कुरान पाक को। और उर्दू ज़बान में किसने ट्रांसलेट किया था कुरान पाक का? उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया था? नहीं पता? शाह वलीउल्लाह ने किया था। शाह वलीउल्लाह ने उर्दू में ट्रांसलेशन किया था, इन्होंने सिंधी में किया था। उर्दू में बाद में हुआ, पहले सिंधी में हुआ। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, बिल्कुल जानते होंगे आप सब इनका नाम। एंड सच्चल सरमस्त, ये दूसरे हैं। तो एनरिच सिंधी लिटरेचर विद देयर ब्यूटीफुल पोइट्री, उन्होंने एनरिच किया, खूबसूरत बनाया सिंधी लिटरेचर को अपने खूबसूरत शायरी के साथ। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हो गए और सच्चल सरमस्त हो गए। इन्होंने, उनकी बड़ी खूबसूरत शायरी थी, दोनों शायर थे सिंधी लैंग्वेज के। उन्होंने सिंधी लैंग्वेज के अंदर बहुत एडिशन किया अच्छी शायरी की। शाह लतीफ़ कलेक्शन इज कॉल्ड शाह जो रिसालो। और शाह लतीफ़ जो है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, ये उनकी पोर्ट्रेट है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है। उनकी जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री आप बचपन से पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है? शाह जो रिसालो। ठीक है, तो शाह लतीफ़ की शायरी का मजमुआ है सिंधी शायरी का। सच्चल सरमस्त वॉज द मिस्टिक। सच्चल सरमस्त का भी नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है, सच्चल सरमस्त क्या थे? मिस्टिक थे। मिस्टिक किसे कहते हैं? सूफ़ी शायर, सूफ़ी थे वो। एंड ही फॉलोड वहदतुल वजूद ऑर्डर, और वो वहदतुल वजूद के ऑर्डर को फॉलो क्या करते थे? मैं बताता हूँ वहदतुल वजूद किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ हिज वर्सेस इज 9 lakhs। सिंधी ज़बान में 9 लाख अशार उन्होंने लिखे। कंप्लीट अगर हम उन सच्चल सरमस्त की शायरी को जमा करें तो नंबर ऑफ जो वर्सेस आएंगे उसकी, वो कितने आएंगे? 9 lakhs। 9 लाख अशार उन्होंने लिखे सिंधी ज़बान के अंदर। ठीक है, अच्छा, वहदतुल वजूद किसे कहते हैं? 3 तरह की चीज़ें होती है सूफिज़म के अंदर, सूफियत के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक हलूलियत है, एक वहदतुल वजूद है, और एक वहदतुल शहूद है। ये 3 चीज़ें होती हैं। वहदतुल वजूद मतलब होता है वजूद का एक हो जाना, बीइंग का सिंगुलर हो जाना। वहदतुल वजूद ये कॉन्सेप्ट होता है कि तमाम ज़ात के अंदर, हर चीज़ के अंदर खुदा का मज़हर है। ज़्यादातर जो सूफ़ी शोरा होते हैं ना, सूफ़ी होते हैं,
वो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर देते हैं, वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में मतलब कि ना खुदा का नूर मौजूद है, हर चीज़ के अंदर खुदा मौजूद है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो मार्कर हो, डस्टर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर वहदतुल वजूद का मतलब होता है कि वजूद सब कहे कि सब में खुदा का नूर और मज़हर मौजूद है। इसलिए हर बंदे इंसान के दिल में खुदा मौजूद है। अगर वो हिंदू है, ईसाई है, कोई भी है, उसके दिल में खुदा मौजूद है। इसलिए उससे प्यार से बात करनी चाहिए, इसलिए उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, चूँकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान का मज़हब कुछ भी है, लेकिन हर इंसान के दिल में खुदा ज़रूर है, चूँकि खुदा का वजूद हर एक शय में मौजूद है। इसलिए सूफ़ी शौर शायर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस रखते हैं, बर्दाश्त रखते हैं, और वो इस तरह से वो हारमोनी की बातें करते हैं, रिलीजियस हारमोनी की बातें करते हैं कि वो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, ईसाई, वो सबके साथ सबको लेकर चलते हैं। इसलिए आप सूफ़ी शायरों के मज़ार में जब आप जाएंगे तो वहाँ हिंदू मुसलमान सब आपको एक साथ मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मैसेज ऑफ लव दिया करते थे। तो सचल शर्मा से इस तरह से वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया करते थे कि वजूद इस सबका एक ही है, दैट इज़ के सब चीज़ें में मतलब खुदा का नूर मौजूद है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। समझ में आ गई बात। दो शायर मतलब यहाँ पर डिस्कस किए कि सिंधी के बारे में क्या क्या बातें बताई मैंने कि सिंधी ज़बान वो ज़बान है जिसमें कुरान पाक का सबसे पहले तर्जुमा आखुन अजीज़ुल्लाह ने किया, और शाह लतीफ़ भटाई ने शाहजू रिसालो लिखा, और सच्चा सरमस जो कि एक मिस्टिक पोइट थे उन्होंने 9 लाख वर्सेस लिखे। क्लियर है? ये बातें याद रखें, एकदम जहन में डाल लें इन चीज़ों को कि घर जाकर आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना ना पड़े किसी भी सूरत में। पीएचडी के पेपर से पहले भी आपको ये चैप्टर तो कम से कम आता हो इसमें क्या बात है। ये घर पर थोड़ा सा बोरिंग लगता है पढ़ने में पीएचडी खास तौर पर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग वे पर आपको बता दूँ कि बोरियत ना लगे। अच्छा, सिंधी ज़बान में और भी एक शायर मखदूम मोहम्मद हाशिम। मखदूम मोहम्मद हाशिम ने 150 बुक्स लिखे, 150 किताबें मखदूम मोहम्मद हाशिम ने लिखी, और वो पर्शियन में पर्शियन मतलब कौन सी ज़बान में, फ़ारसी में और सिंधी में 150 किताबें लिखी। द सब्जेक्ट ऑफ हिज राइटिंग वॉज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक फेथ, और जो मौजू था इनके लिखने का वो किस मौजू पर लिखा करते थे, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक फेथ, इस्लामी अकायद की सही तर्जुमानी, करेक्ट इंटरप्रिटेशन सही तर्जुमानी करना। इस्लामिक फेथ इस्लामी अकीदा है, उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी सही तर्जुमानी क्या है, उसके सही कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनके बारे में मखदूम मोहम्मद हाशिम ने लिखा। टॉट इन जामिअतुल अज़हर इजिप्ट एज टेक्स्ट बुक। इनकी कुछ किताबें ऐसी हैं जो अब भी उलमा कराम को पढ़ाई जाती हैं टेक्स्ट बुक के तौर पे। जामिअतुल अज़हर इजिप्ट में, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है ना वो इजिप्ट के अंदर है, मिस्र के अंदर है, जिसका नाम है जामिअतुल अज़हर। अगर आपने नाम सुना है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ उलमा कराम मतलब पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जामिअतुल अज़हर इजिप्ट के अंदर मखदूम मोहम्मद हाशिम की किताबें जो ट्रांसलेट की हुई होगी उनके अपने ज़बान में, अरबी में, वो ट्रांसलेट करके उनको आज भी पढ़ाई जाती है, टेक्स्ट बुक के तौर पर उसको पढ़ाया जाता है। तो 150 के करीब बुक्स लिखी थी, ये भी सिंधी राइटर थे, सिंधी पर्शियन दो ज़बान में लिखा हुआ है। मिर्ज़ा कलीज बेग का नाम आपने सुना होगा कि मिर्ज़ा कलीज बेग ने 400 से ज़्यादा किताबें लिखी। ये मिर्ज़ा कलीज बेग है जिनको शमसुल उलमा का लक़ब भी दिया गया था। तो मिर्ज़ा कलीज बेग सिंधी राइटर थे, सिंधी हिस्ट्री पर बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। तो उनकी एक किताब है चचनामा। तो चचनामा जो किताब थी, तो उसमें उन्होंने चचनामा जो किताब थी तो उसके अंदर उन्होंने सिंधी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। उर्दू वगैरह में, इंग्लिश में, सब में ट्रांसलेशन चचनामा का मिल सकता है। चच जो था वो एक बादशाह था असल में सिंध का, उसके हवाले से बात थी उसके अंदर, चचनामा के अंदर। अच्छा, उसमें उसने मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री के हवाले से भी बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से सिंध आए थे। अच्छा, उसमें उन्होंने यही बताया गया कि चूँकि आपको पता है कि जो सिंध में है राजा दाहिर जो थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दिया था, राजा दाहिर को हराया था ना हिंदू बादशाह जो थे, और उसके बाद फिर बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है सिंध को, चूँकि वहीं से इस्लाम एंटर हुआ हिंदुस्तान के अंदर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के दौर में। तो राजा दाहिर के हवाले से वैसे तो हम ये इंटरप्रेशन करते हैं कि राजा दाहिर जालिम था और उसको फिर मार दिया, लेकिन सिंध के अंदर राजा दाहिर को एक हीरो कंसिडर किया जाता है कि राजा दाहिर एक हीरो थे, चूँकि उन्होंने कुछ सैयद व सादात थे उनको पनाह दी थी। सैयद जो थे वो उस वक्त जो है वो बनो उमैया की हुकूमत थी, बनो उमैया में हज्जाज बिन यूसुफ उसकी हुकूमत थी अरब के अंदर, तो वो सैयदों के ख़िलाफ़ था, समझ जाए अहले बैत के ख़िलाफ़ था। तो कुछ सैयदों की फैमिली में से कुछ लोग वो वहाँ से बच कर निकले और सिंध की तरफ आ गए और राजा दाहिर से उन्होंने पनाह मांगी, राजा दाहिर ने उनको पनाह दे दी। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ उन सैयदों को लेकर आओ मेरे पास।
तो मतलब उनको छुड़ा कर लेकर आओ। तो इस तरह से राजा दाहिर से लड़ने के लिए इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम आए अपनी फ़ौज लेकर 712 में, और उन्होंने राजा दाहिर से लड़ाई की, जबकि राजा दाहिर भी दलेरी से लड़ा मैदान जंग में आकर, और उस तरह से हलाकत हो गई राजा दाहिर की। और फिर तो देखा जाता है तो इस तरह से चचनामा के अंदर भी राजा दाहिर को ग्लोरीफाई किया गया है कि उसने उन सैयदों को बचाने के लिए वो आखिरकार खुद मैदान जंग में आया और उसने लड़ाई की। तो सिंधी पीपल का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में, राजा दाहिर के बारे में। हम कुछ और पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि राजा दाहिर असल में काफिर था और गलत था, बातिल पर था, और मोहम्मद बिन कासिम हक पर थे। जबकि चचनामा के अंदर ये बात की गई कि मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेडर थे। इन्वेडर मतलब घुस बैठिए थे, हमला आवर थे, जिन्होंने हमला किया सिंध की वादी पर, राजा दाहिर से लड़ाई की। और राजा दाहिर एक हीरो था जिसने मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए वो खुद मैदान जंग में आकर उसने लड़ाई की। तो ये सब चचनामा के अंदर डिस्कस किया हुआ, जो कि मिर्ज़ा कलीज बेग की किताब। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, ये बुक में नहीं आपके, जस्ट मैं आपको बता रहा था नॉलेज के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि नॉलेज हिस्ट्री तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक होता है, उसको जितना आप पढ़ें वो कम है, जितना ज़्यादा पढ़ना चाहें। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सिंधी में तो दो यहाँ पर बताया, मखदूम मोहम्मद हाशिम के बारे में, मिर्ज़ा कलीज बेग के बारे में। MCQs में नेम्स ज़्यादातर आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। नेम्स याद रखने सारे, ठीक है। अब सिंधी ज़बान के बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आ गई पंजाबी। पंजाबी लैंग्वेज या पंजाबी ज़बान, उसको डिस्कस करते हैं, थर्ड लैंग्वेज है। तो अभी मैंने पश्तो डिस्कस कर लिया, सिंधी डिस्कस कर लिया, पंजाबी ज़बान के बारे में कुछ समझते हैं। पंजाबी ज़बान बोलना नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, बस पंजाबी ज़बान के बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है, कौन सी ज़बान है। तो पंजाबी ज़बान पंजाब में बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी अलग अलग डायलैक्ट्स हैं, अलग अलग लहजे हैं उसके बोलने की, सराइकी है, पोटोहारी है, ठीक है, अलग अलग है। तो द नेम ऑफ हज़रत बाबा फरीद गंज शकर इज़ प्रोमिनेंट। तो पंजाबी शायरों में जो बड़ा नाम है बाबा फरीद गंज शकर का नाम बहुत मशहूर है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनका मज़ार कहाँ पर मौजूद है? पंजाब के अंदर, पाक पतन शरीफ में इनका मज़ार मौजूद है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इनका पूरा नाम है। गंज शकर क्यों कहते हैं? गंज मतलब होता है ख़जाना, और शकर मतलब होता है चीनी। यस, चीनी का ख़जाना, क्योंकि कहा जाता है कि इन्होंने चीनी का ख़जाना बख्शा था किसको भाई? एक शख्स को। मतलब एक मतलब अल्लाह के ये काफ़ी वली भी हैं, ये शायर भी थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। इनका जो मज़ार है पाकपतन के अंदर, उसको उसमें एक दरवाज़ा भी, उसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है। जन्नती दरवाज़ा कहते हैं, जन्नत का रास्ता है वहाँ से। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो है ना, वो एक बार खाना बना रहे थे, सालन बना रहे थे। तो सालन में उनके पास नमक नहीं था, नमक मौजूद नहीं था। तो उनको नमक चाहिए था, घर से बाहर निकले नमक ढूंढने के लिए। तो 100 ऊँट पर एक बंदा नमक की बोरियाँ लाद कर लेकर जा रहा था, नमक का व्यापारी, ट्रेडर था, मर्चेंट था कोई। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा नमक मुझे दे दो, मुझे सालन बनानी है। तो वो शख्स बड़ा लालची था, कंजूस था, माइजर था। उसने क्या कहा कि नहीं, मेरे पास तो नमक है ही नहीं, मेरे पास तो चीनी है, तो मैं कैसे दूँ तुम्हें? इस तरह से उन्होंने उसको नाराज़ कर दिया और वो चले गए। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उसके जो जितने भी नमक था, उस नमक के सारे को चीनी में कन्वर्ट कर दिया। नमक को सबको चीनी उसने बना दिया अल्लाह ने। तो जब वो बंदा आगे गया तो देखा भाई ये क्या हो गया, भाई नमक लेकर जाता है, चीनी कैसे बन गई? फिर उसको ख्याल आया कि शायद वो शख्स जिसको मैंने मना किया वो कोई अल्लाह का वली है। तो फिर आखिरकार जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी वापस जाकर। तो फाइनली उनकी जो चीनी है दोबारा नमक में कन्वर्ट हो गई। तरह करामत थी ये, जैसे अल्लाह के नबियों के मोजज़े होते हैं तो अल्लाह के वलियों की करामतें होती हैं। तो करामत में से कोई एक करामत थी उनकी, इसलिए उनको गंज शकर कहा जाता है। समझ में आ गई? गंज शकर क्यों कहते हैं? चीनी का ख़जाना, गंज ख़जाना और ये चीनी। तो ये पंजाबी ज़बान के शायर थे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। सम अदर फेमस पोइट्स आर, कुछ अलग और फेमस पोइट्स कौन थे? शाह हुसैन, जिनको मादुलाल हुसैन कहते हैं, लाहौर में इनका मज़ार मौजूद है। सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, ख्वाजा फरीद, तो ये अलग अलग हमारे पास और सिंधी ज़बान पंजाबी के शायर हैं। शाह हुसैन का दूसरा नाम था मादुलाल हुसैन। अच्छा, हुसैन तो शाह हुसैन है और मादुलाल एक दूसरे शख्स थे। जो शाह हुसैन थे वो अल्लाह के बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग थे। तो जब मादुलाल था एक हिंदू था, वो शेख माधु असल में एक हिंदू था। तो जब उसकी मुलाकात हुई ना हुसैन से, तो शाह हुसैन से, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए उनसे और सारी ज़िंदगी उनकी ग़ुलामी में गुजार दी माधुलाल ने, लेकिन इस्लाम भी कबूल कर लिया। बाद में जब शाह हुसैन की वफ़ात हुई तो माधुलाल को उन्होंने खलीफा नामज़द कर दिया और बाद में उनकी गद्दी उन्होंने संभाली माधुलाल ने। और फिर माधुलाल की वफ़ात जब हुई तो माधुलाल को शाह हुसैन के बराबर में ही दफन किया गया उनके पड़ोस में। लाहौर में इनका मज़ार है माधुलाल हुसैन का। तो
इनके मज़ार में मेला चरागा कहा जाता है, जो इनकी जब उर्स होता है तो उसको मेला चरागा कहा जाता है। मेला चरागा होते हैं, मतलब चरागा किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ आप जाएंगे तो कब्र जो है ना, दो कब्र एक साथ है, मतलब शाह हुसैन की कब्र और माधोलाल की कब्र, वो दोनों एक साथ है, और इसलिए उसको माधोलाल हुसैन कहा जाता है। तो दो अलग लोग हैं ये, जो समझते हैं माधोलाल हुसैन एक ही बंदा है, तो ऐसा नहीं है। हुसैन शाह हुसैन है और माधोलाल इनका एक खलीफा, इनके बाद जो बने थे ना वो थे जो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, हिंदुज़म से, इनके अखलाक की वजह से और उनकी स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से, ठीक है। तो शाह हुसैन जो थे वो भी एक मशहूर शायर थे। सुल्तान बाहू, हक बाहू भी जिनको कहा जाता है, ये शायर थे। बुल्ले शाह, बहुत सारी शायरी आपको पता है ना, बुल्ले शाह ने लिखी किसमें, पंजाबी ज़बान के अंदर, सूफ़ी शायर थे भी। तो बुल्ला की जाना मैं कौन, उनकी मशहूर वो है नज़म है, नाम मोमिन विच मसीता, नाम विच कफर दिया रीता, नाम पाक विच पलीता, नाम मूसा नाफिरान, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो बहुत गाने वाने भी बने बड़े इनके ऊपर, ठीक है, बुल्ले शाह की शायरी पर। और ख्वाजा फरीद भी पंजाबी ज़बान के एक शायर थे। तो ये प्रोमिनेंट शायरों के नाम याद रखिए, पंजाबी ज़बान के जो थे। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्टेटस इन पंजाब पोइट्री। पंजाबी शायरी के अंदर स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी सुनाने का रिवाज भी बड़ा रहा है, किस्सा गोई भी बहुत रही है पंजाबी शायरी के अंदर, या पंजाबी शायरी के अंदर कहानियाँ भी बड़ी बताई जाती थी। लोक गीतें हुआ करते थे जिसमें कहानियाँ बताई जाती थी। अमंग दैम, जिसमें से कुछ कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं, जो लव स्टोरीज़ हैं, फेमस लव स्टोरीज़ जिनको कहा जाता है, किसकी भी पंजाबी ज़बान की, ठीक है। जैसे वारिस शाह की हीर रांझा, हाशिम शाह की सस्सी पिनो, फजल शाह की सोनी महवाल, हाफिज़ बरखुरदार की मिर्ज़ा साहिबा। ये पॉपुलर फोक स्टोरीज़ हैं। फोक स्टोरीज मतलब लोक कहानियाँ हैं, क्लासिकल कहानियाँ, लव स्टोरीज़ हैं मशहूर ये, जो कि लिखी गई। उनमें से जैसे कि वारिस शाह ने लिखी थी, वारिस शाह शायर थे, हीर रांझा की कहानी लिखी थी। तो हीर रांझा में क्या था कि ये दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग किया करते थे, हीर और रांझा, दोनों की फैमिली डिफरेंट थी, एक की फैमिली अलग थी, दूसरे की फैमिली अलग थी। तो रांझा जो था, हीर जो थी वो बहुत अमीर थी, रांझा थोड़ा गरीब था। रांझा एक घराना था, उससे ताल्लुक़ रखा करता था, बांसुरी बजाया करता था रांझा। हीर रांझा अगर आपने मूवी या ड्रामा कभी देखा है तो आपको पता होगा। तो रांझा जो था वो हीर से शादी करना चाहता था, लेकिन हीर जो थी ना, तो हीर की शादी जो है वो कर दी गई थी किसी उसकी, मतलब उसके अपने ख़ानदान के किसी शख्स से जो अमीर था बहुत। तो रांझा जो था वो मलंग जैसा बन गया था और किसी पीर बुजुर्ग के पास जाकर वो बांसुरी बजाया करता था, और वो पूरे मुल्क के अंदर वो हीर को ढूंढा करता था बांसुरी बजाते हुए। तो ये उसकी कहानी थी हीर रांझा की। तो फाइनली बाद में जाकर हीर से, कुछ किताबों में आता है कि हीर से उसकी मुलाकात हो भी गई थी, या वो हीर से उसने मुलाकात कर ली थी, ठीक है। और कुछ में आता है कि फिर बाद में, मतलब हीर ने जो है वो खाकर जो है वो कोई उसने जहर वगैरह खा लिया था, और जहर खाकर उसकी मौत हो गई थी और वो फिर मर गई थी इस तरह। जबकि फिर रांझे ने भी जब देखा, रांझा जब उस तक पहुंचा तो हीर उस वक्त तक मर चुकी थी, मतलब ना जहर खाकर। तो जब उसकी शादी कर दी गई थी किसी और से, तो रांझे ने क्या किया था, वो बाकी जहर जो पड़ा हुआ था ना, रांझे ने खा लिया था और वो भी मर गया था हीर के साथ ही। तो ये इस तरह की स्टोरीज इंटरप्रेट की जाती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है हीर रांझा को, ठीक है, लव स्टोरी है। इस तरह हाशिम शाह ने लिखी थी सस्सी पिन्नू, सिंध की कहानी है लेकिन पंजाबी में लिखी गई। शाह लतीफ़ ने उसके बारे में लिखा। हाशिम शाह एक पंजाबी शायर थे, सस्सी पिन्नू के बारे में लिखा। सस्सी और पिन्नू दो लोग थे। सस्सी एक लड़की थी, पन्नू एक शख्स था, एक मर्द था, एक तो दोनों शादी करना चाहते थे। इनमें भी ये था कि सस्सी के घर वाले जो है पन्नू से शादी नहीं करने देना चाहते थे उसकी। तो सस्सी की ज़बरदस्ती शादी वो करना चाहते थे। सस्सी क्या करी कि वो घर छोड़कर बाहर निकले। सराय थर की कहानी है ये। तो थर में उसने क्या किया, सस्सी ने जो है वो दौड़ लगाई ना, दौड़ती गई और वहाँ से पिन्नू भी चाहता था कि वो सस्सी से आकर मिले, तो वो भी वहाँ से दौड़ता गया। तो वो लोग दौड़ते गए और मतलब खाना पानी कुछ भी नहीं था रेगिस्तान के अंदर। तो भूख प्यास की वजह से और दौड़ते दौड़ते इस तरह से रेगिस्तान में जो है वो थर के रेगिस्तान में दोनों की जो है वो मौत हो गई इस तरह से, और दोनों एक दूसरे को मिल ना पाए। ये सारी अनसक्सेसफुल लव स्टोरीज हैं जो लिखी गई। अनसक्सेसफुल से मुराद वो को जो कि पूरी नहीं हुई। इस तरह से फजल शाह ने सोनी महवाल लिखा। सोहिनी महवाल, तो सोनी महवाल दो लोग थे। सोनी एक लड़की थी और महवाल एक शख्स था। एक औरत थी सोनी और महवाल एक मर्द था। तो उनमें भी यही था कि दोनों के पेरेंट्स शादी नहीं करने देना चाहते थे दोनों के एक दूसरे की। महवाल दूर मतलब दरिया पार कहीं पर दूर महवाल रहता था। तो सोनी क्या करती थी कि सोनी को शादी कर दी गई थी एक पॉटर से। पॉटर मतलब एक
कुम्हार जिसको कहते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उससे शादी कर दी गई थी। तो वो क्या करती थी कि सोनी जो है ना वो एक बड़ा सा मटका लेकर वो डुबकी लगा दिया करती थी किस पर, इस दरिया में, और दरिया से तैरते तैरते जाया करती थी महिवाल के पास। और रोज़ाना रात में वो इस तरह से महिवाल से मिलने के लिए जाया करती थी, मटका लेकर। और मटका डूबता नहीं था चूँकि पानी के अंदर खोखला मटका होता था, तो वो लेकर। ये चीज़ जो है ना, वो जो इसका शौहर था ना, मतलब जो सोनी का शौहर था, जो पॉटर, उसकी बहन ने देख लिया ना कि ये कहाँ किससे मिलने के लिए जा रही है। तो एक दिन उसने क्या किया कि उसने जो है ना वो एक मिट्टी का जो घड़ा लेकर जाया करती थी ना, वो दूसरे गारे मिट्टी का जो रख दिया उसकी जगह पर, गारा मिट्टी जो कि पानी में हल हो जाता है। तो वो जो वो लेकर गई ना, वो आगे जब वो बीच दरिया तक पहुँची या वो पहुँचने वाली थी महिवाल के पास, तो क्या वो पूरा डिजॉल्व हो गया वो, और वो डूबने लगी पानी के अंदर, दरिया में। तो डूबने लगे तो महिवाल उसको बचाने के लिए जब उसने देखा तो दोनों एक दूसरे को नहीं बचा पाए फाइनली ना, तो दोनों डूब कर इस तरह से मर गए। तो ये सोनी महिवाल की कहानी थी। ये भी अनसक्सेसफुल कर रही थी, आपने सुना तो होगा नाम कहीं ना कहीं है, तो मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ क्या थी। और हाफिज़ बख्तियार ने मिर्ज़ा साहिबा लिखी थी, ये भी लव स्टोरी है मिर्ज़ा और साहिबा की। तो मिर्ज़ा जो था, साहिबा एक खातून थी, मिर्ज़ा एक मर्द था। तो मिर्ज़ा जो था वो तीर अंदाज था, तीर चलाने वाला था। तो साहिबा की शादी जाहिर सी बात है मिर्ज़ा से नहीं होने वाली थी, तो मिर्ज़ा उसको लेकर भाग गया, एलोप कर गया मतलब ना। तो लेकर उसको भागा और किसी जंगल में वो लोग पहुँचे, और उसके भाई भी साहिबा के उसको ढूंढने के लिए आगे पीछे दौड़ने लगे, कहाँ है कहाँ है। तो उसके हाथ में ना तीर का मान उसके पास मौजूद था, मतलब मिर्ज़ा के हाथ में ना, वो ताकि वो उसके भाई वगैरह हैं तो उनको मार दे वो जान से। तो जब वो सो गया ना, जब दोनों सो गए, जब मिर्ज़ा सो गया चलते चलते जंगल में, साहिबा उसके साथ थी, तो साहिबा को डर हुआ कि ऐसा ना हो कि उसके भाई को वो मार दे। तो वो चाहती थी कि उसके भाई मरे नहीं, तो वो क्या करती है कि वो सारे जो है ना, वो उसके जो एरो होते हैं ना, तीर होते हैं, उसको तोड़ देती है एक एक करके जो साहिबा, ताकि उसके भाई को मार ना सके। और ढूंढते ढूंढते जब साहिबा के भाई पहुंचते हैं कहाँ पर, ये इससे जंगल में, तो वो उड़ जाता है मिर्ज़ा, और वो देखता है कि भाई तीर मारेंगे उसके भाई को, तीर तो सारे टूटे हुए। तो फाइनली उसके भाई उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको कत्ल कर देते हैं, उसको मार देते हैं, मतलब मिर्ज़ा को। जब साहिबा देखती है कि उसके लव को मार दिया गया, तब वो भी एक तीर उठाती है, मतलब, और तीर को अपने दिल में पेवस कर लेती है, और फाइनली वो भी इस तरह से मिर्ज़ा के साथ मर जाती है। तो ये चारों देखा जाए तो स्टोरीज़ जो है लव स्टोरीज़, ये चारों अनसक्सेसफुल रही है, इसलिए बड़ा मशहूर कहानी है ना, हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पिन्नू। बचपन में पढ़ा होगा स्टोरीज़ में आपने कहीं ना कहीं इसको, और भी ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अलग अलग शायर है। वारिस शाह ने हीर रांझा लिखा, हाशिम शाह ने सस्सी पिन्नू लिखा, फजल शाह ने सोनी महिवाल, और हाफिज़ बरखुरदार ने मिर्ज़ा साहिबा लिखा। और ये मशहूर फोक स्टोरीज है, पंजाबी ज़बान में लिखी गई, क्योंकि पंजाबी ज़बान में इस तरह की किस्सा गोई बड़ी मशहूर थी, और लोग बड़े इंटरेस्ट लेकर सुना करते थे कहानियों, क्योंकि बड़ी मज़ेदार कहानियाँ थी हैं कि देखें अलग तरह की ट्रेजिक डेथ हो रही है उसके अंदर, किस तरह से लोग, मतलब दो प्यार करने वाले मर रहे हैं आपस में। बस समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक ये बात। अब इसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आ रहा है, पंजाबी ख़त्म होगी, बलोची ज़बान, बलोची लैंग्वेज। तो बलोची ज़बान जो है वो एक अलग एक लैंग्वेज है, एक अलग ज़बान है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, बलोची ज़बान के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता पेपर में आपसे। बस याद रखें कि दो डायलेक्ट्स कहते हैं लहजे, बलोची ज़बान को बोलने के दो लहजे हैं, बलूचिस्तान में बोली जाती है। एक सुलेमानी डायलेक्ट है और एक मकरानी डायलेक्ट है, दो लहजों पे बोली जाती है। उर्दू ज़बान के लहजे अलग अलग होते हैं ना भाई, उर्दू ज़बान बोलना है तो अलग अलग लहजे में बोलते हैं, दक्कन वाले अलग बोलते हैं, लखनऊ वाले अलग बोलते हैं, बिहार वाले अलग बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बलोची ज़बान के भी दो लहजे हैं, एक सुलेमानी डायलेक्ट कहलाता है, नॉर्मल बलोच कहते हैं, एक मकरान कोस्टल एरियाज़ के पास जो लोग बोलते हैं वो मकरानी ज़बान बोलते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है लहजा उसका, वो है दोनों बलोची। और सबसे मशहूर शायर अगर पूछे आपसे MCQs में तो क्या बताना है, मस्त तवक्कुली। तो मस्त तवक्कुली जो है वो, मस्त तवक्कुली वो सबसे मशहूर शायर है बलोची ज़बान के, तो बलोची लैंग्वेज में उन्होंने शायरी लिखी है। ठीक है, ये एक MCQ उसके लिए याद रखिए। उसके बाद कश्मीरी ज़बान है, ये अक्सर कश्मीरी में बोली जाती है, कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी ज़बान। और कश्मीरी लिटरेचर को, कश्मीरी में जो कुछ, कश्मीरी ज़बान में जो कुछ लिखा गया उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, गीत संगीत, शतीगंध, लव स्टोरीज, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस, मॉडर्न लिटरेचर। गीत संगीत में तो मशहूर से मशहूर ये है, इसमें गीतें वगैरह लिखी जाती है, सॉन्ग्स लिखे गए। शतीगंध एक शायर था, सबसे मशहूर कश्मीरी शायर था, उसका नाम था शतीगंध। लव स्टोरीज लिखी गई कश्मीरी ज़बान में, एक खातून ने लिखी, हबा खातून। हबा खातून एक फीमेल पोइटेस है, किसकी, कश्मीरी लैंग्वेज की। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस है, स्पिरिचुअली मतलब रूहानी गीतें लिखी गई, रूहानी असरात भी हैं कश्मीरी ज़बान में। महमूद जामी या महमूद गामी, ये उन्होंने कश्मीरी ज़बान में स्पिरिचुअल राइटिंग्स की। और मॉडर्न लिटरेचर मतलब जदीद अदब में ग़ुलाम अहमद बाजोड़,
गुलाम अहमद बाजोड़ कश्मीरी ज़बान में उन्होंने मॉडर्न लिटरेचर उन्होंने लिखा। तो इस तरह से अगर MCQs के लिए ऐसे पूछा जाए तो सबसे बेस्ट कश्मीरी पोइट को कहा जाए तो शतीगंध है। और लव स्टोरीज किसने लिखी पंजाबी ज़बान में, तो हबा खातून ने लिखी। और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस मतलब किसने किया, तो महमूद गामी ने। और मॉडर्न लिटरेचर लिखने वाले हैं गुलाम अहमद बाजोड़। तो ये कुछ नेम है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डिफरेंट उर्दू लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में चैप्टर 7 के अंदर हमने देखा PST के। इसमें उर्दू ज़बान को देखा हमने, सिंधी को देखा, पंजाबी देखा, इसमें हमने बलोची पश्तो ज़बान देखा, बलोची कश्मीरी। और कुछ चीज़ें आसान सा चैप्टर था और यहाँ चैप्टर ख़त्म हो जाता है आपकी बुक का। ये कुछ समझ में आ गया सारी चीज़ें।